मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे बच्चों, ये जो एक्सरसाइज हमारी इसमें क्वेश्चन हमने आपको बताए थे और 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 मैथमेटिक्स। और अब इसमें जो बाकी के आगे जो क्वेश्चंस हैं हम लोग करेंगे आज। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो 10 तो आप एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। Show that A1, A2, AN form an AP where AN is defined as below। जैसे अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लें और ये क्या गिवन है, AN इक्वल टू 3 + 4N, यानी कि एक तरह से nth टर्म आपको गिवन है तो शो करना है, दिखाना है कि ये जो है nth टर्म ये AP का nth टर्म है, ठीक है। या फिर A1, A2, A3 आर इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। तो एपी के लिए क्या जरूरी है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होने के लिए हमारे पास दो रास्ते, या तो हम डायरेक्ट एक ये रूल अप्लाई कर लें, यानी कि अब इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये कि हम इंडिविजुअल फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकाल लें। जैसे अब हमने यहाँ पर n को 1 से रिप्लेस कर दिया तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया, तो ये हो गया 3 + 4 × 1 यानी कि 7। फिर इसी तरह से A2 फाइंड कर लिया, n को 2 से रिप्लेस किया आपने तो 3 + 4 × 2, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 11 हो गया। फिर A3 आपने फाइंड किया, 3 + 4 × 3 15, और इस तरह से आपने 3 टर्म फाइंड कर लिए। नाउ या और आप एक A4 निकाल लेंगे तो 4 × 4 19। नाउ A2 - A1 11 - 7 = 4। इसी तरह से A3 - A2 ये हो जाएगा 15 - 11 4, एंड A4 - A3 19 - 15 4। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है A1, A2, A3, A4 के बीच, वो क्या है, कांस्टेंट नंबर 4 हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लियरली A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3 = 4, यानी कि a फिक्स्ड नंबर। मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है। तो आप कह सकते हैं हेंस A1, A2, A3 ... are in the form of an AP, right? फिर कह रहा है इसी में क्वेश्चन, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच एपी। तो ये हमारे पास डेट इज, अब आप इसको एपी बना लेंगे कि क्या लिख लेंगे इसमें, 7 11 15 19 ... ये एपी आपको मिल गई। अब जब आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये हमारा जो nth टर्म गिवन है, इसके जो टर्म्स हैं वो एपी में हैं, तो फिर इसका सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स आपको फाइंड करना है। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालने का मतलब है, नाउ S15 फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं, नाउ यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग क्या होता है सम फाइंड करने के लिए, Sn = n/2 2a +
n minus 1 into d, तो डेट इज S15। तो n को 15 से रिप्लेस कर दीजिए और a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए। a कितना है हमारा, फर्स्ट टर्म है 7, n है 15 माइनस 1 और d की वैल्यू है स्टूडेंट 4। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 4। ये जो 4 आया, जो फिक्स नंबर है, यही तो हमारा कॉमन डिफरेंस है। दिस इज कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये d है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 15/2, 2 7 जा 14 प्लस 15 माइनस 1 4, 4 4 जा 56। तो 15/2 इंटू 56 एंड 14 70 हो जाएगा, और 2 से 35 टाइम्स, एंड 15 5 जा 75, एंड 15 3 जा 45 और 7 50। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट 15 टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, 525, राइट। अब एक तो हमारे पास तरीका ये था कि हमने, दूसरा हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकालने का ये भी एक रास्ता है, लेकिन हम बहरहाल आप इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है कि ए एन गिवन है, या यूं कह सकते हैं हम कि कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकाल चेक करते हैं। तो d इक्वल टू ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल, यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग, ये। तो यहाँ देखिए, अगर हम n इक्वल टू 1 लेते हैं तो 1 प्लस 1 a2 माइनस a1, इफ वी टेक n इक्वल टू 2 तो 2 प्लस 1 a3 माइनस a2, अगर हम n की वैल्यू 5 लेते हैं तो 5 प्लस 1 a6 माइनस a5। तो d निकालने का तरीका क्या है, a n प्लस 1 माइनस a n। अब अगर हम इस स्टैंडर्ड रिजल्ट की मदद से भी d निकालते हैं तो क्या है, जहां जहां हमारे पास n आ रहा है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, उसको हम रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 से। तो क्या है 3 प्लस 4, और यहाँ क्या है स्टूडेंट, ये n है, तो n की जगह पर अब आप ले लेंगे n प्लस 1, और माइनस an गिवन है 3 प्लस 4 है। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो d देखिए आपको 4 मिल जाएगा, यहाँ से 3 प्लस 4n प्लस 4 माइनस, और ये आप ब्रैकेट हम यही खोल देते हैं इसको, -3 और -4। तो इस 4n से 4n कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया, d कितना आ गया 4, यानी कि फिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो हम इस तरह से भी कह सकते थे, therefore the given nth term is the nth term of an AP, कि जो ये nth term given है ये AP का nth term होगा। nth term तो हम सीक्वेंस में भी फाइंड करते हैं, लेकिन ये किसका होगा, ये AP का भी nth term है। तो यहाँ d जो हमने 4 इस तरह से निकाला था कि a1 a2 a3 a4, तो यहाँ हम डायरेक्ट d फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें फिर फर्स्ट इन टर्म्स को फाइंड करना होता, क्योंकि हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स की जरूरत है, तो हमें फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म निकालना होता था। क्वेश्चन की भी रिक्वायरमेंट है कि क्या a1 a2 a3 AP की फॉर्म में है, तो इस वजह से हम इस तरह से भी अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट अब आप करेंगे स्टूडेंट। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कुछ और चीजें आपको मिलेंगी, और क्वेश्चन आता भी है ये एग्जाम में, कि अब हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट, कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, और उसकी मदद से हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म
और फिर इसी तरह से उसका 10th टर्म, बाकी और इंडिकेटेड टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन कि if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, so as given Sn equal to 4n minus n square, तो what is the first term? तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? आपको देखिए, अगर हम यहाँ पर कोई भी एक AP लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख लिया 1 फिर 3 then 5 then 7 AP, या हमने लिख लिया 2 4 6 8, ठीक है, या सिंपली 1 2 3 4, ये सब क्या है? ये सब AP। तो कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब है, यानी कि फर्स्ट टर्म का मतलब है कि जो फर्स्ट टर्म है वो अपने आप में वो सम भी उसका वही नंबर होगा। तो पहला जो पार्ट इसमें पूछा है क्वेश्चन में एक्सरसाइज आपका, कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो देयरफॉर A1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? S1, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब n को 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो 4 इंटू 1 माइनस नॉट का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 1। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? तो फर्स्ट टर्म आ गया स्टूडेंट A1 इक्वल टू, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें हमारा जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड है इसमें कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि हमें निकालना है ये पहला पार्ट। जो सेकंड पार्ट में हम चलेंगे स्टूडेंट S2, सम ऑफ फर्स्ट टू पार्ट। तो यहाँ पर n को 2 से रिप्लेस किया, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 8 माइनस 4, ये आपका सेकंड पार्ट आ गया कि हमारा जो सम ऑफ फर्स्ट टू पार्ट्स, फर्स्ट टू नंबर से वो कितना हो जाएगा 4। अब इसमें आगे थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म निकालना है, यानी A2 निकालना है स्टूडेंट। अब देखो A2 निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? A2 निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि हमारे पास D होना चाहिए, बट यहाँ पर D नहीं है। तो जब D नहीं है तो जरा सा आप ऐसे सोचिए कि S2 क्या होता है? S2 होता है A1 प्लस A2, राइट। क्लियर है, फर्स्ट टू टर्म्स का सम S2 से डिनोट होता है। अब हमारे पास A1 भी गिवन है, S2 भी गिवन है, तो फिर आप फाइंड कर सकते हैं A2। तो A2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? S2 माइनस A1। अब आप देखिए एक फॉर्मूले की तरफ आप मूव कर रहे हैं कि ये S2 माइनस A1। अब देखिए आप यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं S2 माइनस S1। तो A2 क्या हो गया स्टूडेंट? A2 हो जाएगा S2 माइनस S1। यानी कि हमें अगर कोई भी टर्म फाइंड करना है, अगर हमें मान लिया इसका डायरेक्ट 10th टर्म निकालना है या 9th टर्म फाइंड करना, तो हमें फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट, ये हमारे पास एक तरह से फॉर्मूला आ गया, सिंस A1 इक्वल टू S1। अब देखो A2 निकालना है तो S2 माइनस S1। हालांकि अभी तो फिलहाल हम यहाँ पर आपके पास S2 कितना आ गया 4 और S1 कितना आ गया? S1 हमारा क्या था? A1 ही तो S1 है, तो ये है 3। तो इस तरह से ये आ गया A2 आ गया स्टूडेंट 1। A2 कितना आ गया? 1, यानी सेकेंड टर्म 1 आ गया। अब देखिए सेकेंड टर्म आ गया और फर्स्ट टर्म आ गया, तो इसका मतलब है कि हम D निकाल सकते हैं, बट हम यहाँ पर आपको D निकालने को नहीं कहेंगे। आप बिना D निकाले हुए जो भी टर्म निकालना चाहते हैं वो निकालिए।
हमारे पास क्या रिजल्ट मिला। फिर कह रहा है इसी में आगे एक और पार्ट इसी में कि सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अब A3 निकालना है, तो A3 स्टूडेंट आप निकालेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करके, तो यानी कि ये हो जाएगा A प्लस 2D। क्या हो जाएगा? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 2D। तो इसका मतलब अगर हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो हमें D निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो D क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 और D आप देख रहे हैं यहाँ पर D क्या हो जाएगा स्टूडेंट? D हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 1 माइनस 3। तो D कितना आ गया? माइनस का 2। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि हम D नहीं निकालना चाहते, तो फिलहाल अभी तो हमने आपको D निकाल के दिखाया, तो ये आ गया माइनस। A3 कितना आ गया? माइनस। और अगर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि A3 ये हो जाएगा स्टूडेंट S3 माइनस S2। देखिए जरा गौर से, जब हमने A2 लिखा था तो क्या लिखा था? S2 माइनस S1। तो A3 क्या हो जाएगा? S3 माइनस S2। यानी कि अगर हम कोई AP लें, जैसे 1 3 5 7, ये AP है, और अगर हम थर्ड टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो थर्ड टर्म फाइंड करने का मतलब है कि वंस इन फर्स्ट 3 टर्म के सम को अगर हम फर्स्ट 2 टर्म से सेपरेट कर दें तो आपको ये 5 मिल जाएगा। आप देखिए A3 यहाँ क्या आ रहा है? 5, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 1 प्लस, तो यही तो A3 होगा। A3 कितना है स्टूडेंट? A3 हमारे पास 5 है, और इस 5 का मतलब है कि फर्स्ट 3 टर्म का सम माइनस फर्स्ट 2 टर्म का सम। तो इस फर्स्ट 3 टर्म को सम को आप देखिए 1 प्लस 3 से 1 प्लस 3 कैंसिल, तो ये 3 5 आ गया। और इस फर्स्ट 3 टर्म्स को सम को किससे दिखा रहे हैं? S3। और इधर फर्स्ट 2 टर्म्स को सम को S2। तो A3 क्या मिल रहा है हमें? S3 माइनस S2। किसी भी AP को लेकर आप देख सकते हैं। तो जब हमारे पास ये एक रिजल्ट आ गया स्टूडेंट, तो अब S3 हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। तो अब हम n को 3 से रिप्लेस कर देंगे, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 9, और 4 2 ज़ा 8 माइनस 4। तो यहाँ तो 3 बचा, और ये बचा स्टूडेंट 8 में से 4 गया 4। 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करने से हमें ना तो फर्स्ट टर्म की जरूरत है, ना सेकंड टर्म की जरूरत है, और ना ही हमें कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत है। आप डायरेक्ट जिस टर्म्स को फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ अगर 3 है तो S3 माइनस प्रीसीडिंग यानी S2। अगर यहाँ 4 होता तो S4 माइनस S3 हो जाता। अगर हमें इसका 10th टर्म फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? S10 माइनस S9, एक कम। तो इससे हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी हमारे पास यहाँ से आ गया, जिसको कि हम वहां पर बाद में अभी आपको प्रूफ भी बता देंगे उसको कि रिजल्ट कहाँ से आया। अब आपको निकालना है स्टूडेंट, मान लिया व्हाट इज द 10th टर्म? A10। तो A10 निकालने का एक तो ये हमारे पास रास्ता A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा क्या है हमारे पास? A10 को हम निकाल सकते हैं S10 माइनस S9। ओके, तो अब S10 Sn गिवन है, तो 10 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर,
और S9 क्या है, 4 इंटू 9 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 100 और 36 माइनस 80, तो माइनस 60 माइनस 11 में से 6 5 और 7 में से 3 गया 4, तो माइनस 60 और प्लस 45, तो आया माइनस 50. व्हाट इज द 10th टर्म? सो द 10th टर्म इज माइनस 50. और अगर आप इस फॉर्मूले से निकालते a10, तो ये आ जाता है स्टूडेंट a प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9d. तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना था 3 है और d की वैल्यू है स्टूडेंट माइनस का 2, तो 3 माइनस 18 ये आ गया माइनस, और इधर इस तरह से निकालेंगे. तो अब हम इसको क्या फॉर्मूला लिखें, अगर हम यहाँ 10 को n यूज कर ले यहाँ पर, फिर कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ, इसी में आगे बढ़ते हैं ये कि 10th एंड द nth टर्म. व्हाट इज द nth टर्म? तो nth टर्म के लिए a n निकालना है स्टूडेंट. तो आप 6 पार्ट इसका nth टर्म यानी a n, तो ये क्या हो जाएगा s n, यहाँ n है तो n, और ये हो जाएगा n माइनस. आप देख सकते हैं हम 10, यहाँ 10 था तो 10 और यहाँ 9, तो इसी को क्या लिख सकते थे s, ये हो जाएगा 10 और माइनस 9 को हम लिखेंगे 10 माइनस, तो Sn माइनस Sn माइनस 1. इस फॉर्मूले से आप an निकाल सकते हैं. हालांकि वैसे an निकालना हमारे लिए बहुत आसान है. अगर हम इसको डायरेक्ट an निकालते हैं एग्जाम में, तो आप दोनों कर सकते हैं सॉल्यूशन. an क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हालांकि आसान है, a की वैल्यू 3 और n माइनस 1 डी की वैल्यू माइनस 2, तो 3 माइनस 2n प्लस 2, और ये आ गया 5 माइनस 2n. ठीक, nth टर्म आ गया. आप अगर इस तरह से भी कर देंगे एग्जाम में, तब भी आपको सॉल्यूशन आपका सही है. लेकिन ये हम क्यों बता रहे हैं आपको, ये इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ा था, और यहाँ हम डायरेक्ट an इस तरह से निकाल सकते हैं. तो क्या होगा अब स्टूडेंट, an हमारा देखिए Sn गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर और माइनस, अब यहाँ जहां जहां n आ रहा वहां आप n माइनस 1 ले लेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2. तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, चलिए पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर लें. तो 4n माइनस n स्क्वायर और 4n और 2n कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा, और 4 और 1 माइनस का 5 माइनस n स्क्वायर, और ब्रैकेट खोल दीजिए आप, माइनस 6n और प्लस 5 और प्लस n स्क्वायर. तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, और ये 5 प्लस का माइनस 6n है, इधर 4n प्लस का तो माइनस का 2 है. तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया an इक्वल टू 5 माइनस 2, और इधर हमने डायरेक्ट यहाँ निकाल लिया. तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन तो ज्यादा है, लेकिन हमें ये रिजल्ट भी मालूम होना चाहिए.
ठीक है, अगर हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म या कॉमन डिफरेंस ना निकालें तब भी हम इंडिकेटेड टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1 का फॉर्मूला यूज करके। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया स्टैंडर्ड रिजल्ट nth टर्म फाइंड करने के लिए वो ये रिजल्ट है। तो वो क्या है, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अब ये अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो अगर हम स्टार्टिंग से चलें, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो a1 यानी S1 माइनस S। अब यहाँ क्या होता है n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब है कि यहाँ पर ये S0 और S0 मीन्स कुछ नहीं, तो a1 इज S1। इसी तरह से अगर हमें a2 निकालना था तो हम क्या कहते हैं S2 माइनस S2 माइनस 1। ये फॉर्मूले आ गए उसी तरह से। तो हम ये हमारा जनरल फॉर्म है और वो हमारी पर्टिकुलर फॉर्म है। तो आपको जो इजी लगे आप उससे फाइंड कीजिए। तो बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर 11 है। और फिर आप क्वेश्चन 12, 13, 14, they are very simple question. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. तो फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 क्या लिख लेंगे आप, तो इस तरह से आप दिखा देंगे यहाँ पर कि जैसे 12th अगर करना है हमें तो यहाँ पर डिविजर्स ऑफ 6 आर, तो ये 6 हो गया, फिर 12, देन 18, देन 24। अब आपको 40 लिखना है तो लिख दीजिए लास्ट में, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ये क्या है, किस फॉर्म में, ये डिविजर्स ऑफ 6 है, 6, 12, 18, फर्स्ट 40 है, 6 से स्टार्ट किया हमने, ठीक है। तो ये पर ये सब क्या है, ये एपी है। तो डिविजर ऑफ 6 आर इन द फॉर्म of an AP, in the form of an AP, ठीक है। तो इस तरह से डेट इज EAP आ गया। अब इसका कितना है, 40 टर्म्स है, यानी कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 डिविजर्स ऑफ 6, यानी कि S40 निकालना है तो फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें निकालना है कि 40 डिवाइजर का सम, तो n की जगह 40 आपने पुट कर लिया और फर्स्ट टर्म कितना ले लिया स्टूडेंट, 6 ले लिया, और ये हो जाएगा 40 माइनस 1 और डी भी 6 है। तो इस तरह से 2 से 40 20 आ गया और 2 6 12 प्लस, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पर, यानी 39, तो 6 9 जा 54 और 6 3 जा 18 और 5 20, तो 20 इंटू ये आपने ऐड कर लिया 246, 0 2 और 2 2 जा, तो 4920। तो इस तरह से, और अगर हम डायरेक्ट इस तरह से लिखते हो, फर्स्ट 40 यहाँ पर लिख देते तो फर्स्ट 40 क्या हो जाता है, लास्ट हमारा 240, राइट। 6 से लेके ये 240, यानी कि फर्स्ट 40 डिवीजर ऑफ 6 ही आ गए, फर्स्ट 40 डिवीजर्स ऑफ 6 आर 6 12 18 और लास्ट हमारा क्या होगा, जैसे अगर हमें 10 हो तो 6 10 जा 60, अगर 20 होते तो 6 इंटू 20 120, 30 अगर होते तो 6 इंटू 30 180 जाता लास्ट टर्म, और अगर यहाँ पर 40 है तो ये। अब हमारे पास S10 हम यूज कर सकते थे, तो n/2
यानी S40 n/2 और A प्लस L। n की जगह पर आप 40 पुट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म हमारा 6 है और ये लास्ट टर्म, तो 2 से 40 20 टाइम्स इनटू और ये 246, 2 6 12, 2 4 819। तो ये क्रॉस वेरीफाई आपने कर लिया। डायरेक्ट इस तरह से भी आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन कि फर्स्ट 40 डिविजर्स ऑफ 6 आर 6 12 15 डॉट 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 240 एंड दिस फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। ये क्या है? ये एक एपी है विद फर्स्ट टर्म 6 एंड कॉमन डिफरेंस 6। और फिर इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ n है तो यहाँ भी आपने एस एन यूज किया और फिर देख लिया अगले स्टेप में S40। तो ये भी सॉल्यूशन एक है और एक ये पैटर्न है, दोनों बोथ आर करेक्ट। ऐसे ही आप 13 और 14 करेंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास। क्लियर हो रहा है? इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डिस्कस कीजिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वर्ड प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस लेते हैं। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 rupees for the first day, 250 for the second day, and 300 for the third day, etc. यानी कि कोई एक कंस्ट्रक्शन एक कॉन्ट्रैक्टर है और उसमें जो कोई कंस्ट्रक्शन करा रहा है किसी को लेकर के, और अगर वो अपने उस काम को उस वर्क को अगर वक्त पे कंप्लीट नहीं करता है तो 200 यानी फर्स्ट डे तो उसको 200 एज ए पेनल्टी देना होगा, नेक्स्ट डे 250 और फिर थर्ड डे 300, और इस तरह से ये अमाउंट पर डे 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर डी क्या है? 50 रुपीज। और हम तो कह रहा है कि अगर उसने उसका काम 30 डेज डिले हुआ हो तो एज ए पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर ने कितना पेमेंट किया, कितना अमाउंट पे किया, ये हमें फाइंड करना है। क्या कह रहा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैड डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो यहाँ हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर द पेनल्टी अमाउंट, ठीक है, द पेनल्टी या खाली पेनल्टी इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी with first term with first term छोड़ दिया, with first term 200 and the common difference 50। तो हमने लिख दिया the penalty in rupees, okay, is in the form of an AP, that is पहले फर्स्ट डे 200 and next day 250 फिर 300 और इस तरह से 50 रुपीज के हिसाब से वो। तो यहाँ पर अगर हम इसको अब एपी ले लिया नंबर में, यहाँ हमने अमाउंट दिखा दिया कि 30 डेज, तो क्या है हेयर ए 200 डी 50 एन कितने डेज, अगर उसने अपना वर्क 30 डेज डिले किया हो तो एन इक्वल टू 30। और फिर कह रहा है कि हाउ मच अमाउंट द कॉन्ट्रैक्टेड
contractor has to pay as penalty. It means हमें S30 फाइंड करना है। बस ये आपका थोड़ा सा ये वर्ड प्रॉब्लम जो है आपने इसको आप न्यूमेरिकली इस तरह से कन्वर्ट कर लिया और फिर फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट हमारे पास इन सभी अमाउंट का सम फाइंड करने के लिए, तो आपने फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू t, तो डेट इज S30, तो 30/2 और a की वैल्यू 200 प्लस 30-1 और d कितना ले लेंगे आप 50, तो 30/2 आप 2 से कैंसिल कर दीजिए 30 को, चलिए हमने 15 लिख लिया, 400 प्लस 29 इंटू, तो 400 मल्टीपल किया 5 9 जा 45, 5 2 जा 4, 10 और 4 14, और ये सम आ जाएगा 540, 400 और तो 1850, 15 5 जा 75, 15 8 जा 120 और ये 127 और कैरी 12, 15 1 जा 15 और 12, तो 27,750, तो कितना रुपया उसको एज ए पेनल्टी उसने पे किया, तो ही पेड ₹27,750 as penalty in 30 days. तो अगर उसका वर्क 30 डेज डिले होता है तो वो 27,750 जो है एज ए पेनल्टी वो पे करेगा, और यहाँ पर अगर 20 डेज होता है तो n कितना ले लेंगे 20 ले लेंगे, अगर 15 डेज डिले होता है तो n इक्वल टू 15 लेकर के उस अमाउंट को हम फाइंड कर लेंगे, और इसी तरह से अगर ये अमाउंट हमारा बढ़ जाए कि 200 की जगह पर मान लिया कि भाई एक दिन के लिए, अब यही क्वेश्चन दूसरा अगर हमारे पास होता, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे और इसको हमने 15 डेज कह दिया, तो कह रहा है कि अगर उसको पहले दिन 2000 रुपए की पेनल्टी, नेक्स्ट डे 500, 2500 और फिर ये 3000 डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा एक जीरो यहाँ पर आपने बढ़ा दिया, अभी भी n वही रहा, तो क्या रिजल्ट आ गया यहाँ पर ये एक जीरो और एक यहाँ, और ये 30 रहेगा, तो ये 4000 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये 500, तो यहाँ जीरो और एक जीरो, तो ये हो जाएगा 14 यानी कि 18,500, तो यहाँ पर एक जीरो और फिर ये हो जाएगा 2,77,500, कितना हो जाएगा 2,77,500। तो अब अगर आपने फर्स्ट टर्म यानी उसको कहा कि फर्स्ट डे अगर 2000 का पेनल्टी, नेक्स्ट डे 500 पर डे के हिसाब से अगर आपने पेनल्टी उसको इम्पोज कर दी, बढ़ा दी, तो इस तरह से अगर उसका काम 30 डेज डिले होता है तो उसको एज ए पेनल्टी 2,77,500 पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो जीरो आ गए, और राइट, तो इस तरह से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चेंज होने से अमाउंट, फाइनल अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो ये एडिशनल क्वेश्चन है, कभी हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ पर 200 की जगह पर 2000 दे दिया जाए और 50 की जगह पर 500 कर दिया जाए, तो हम क्वेश्चन पैटर्न हमारा वही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
16। और फिर इसके बाद हम बाकी आप करेंगे, समझा देंगे फिर हम आपको। एक दो क्वेश्चन और आप करेंगे खुद भी। A sum of rupees 700 is to be used। अब इसको हिंट देते हैं, क्वेश्चन आपको करना है। Sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to a student of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each prize। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, सबसे पहले कि क्या, if each prize is rupees 20 less than its preceding price, तो अगर हमने मान लिया let the first prize be rupees, फर्स्ट प्राइस कितना है 20 x रुपीज है, और टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 700 रुपीज है, और इन 700 रुपीज को कितने प्राइज में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 प्राइजेस में इस अमाउंट को बांटना है। और उसके लिए ये है कि जो फर्स्ट प्राइज है, ठीक है, अगला जो होगा सेकंड जो होगा नेक्स्ट, वो इससे 20 रुपीज कम होगा। तो इस तरह से सेकंड प्राइज क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्राइज, अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज कह सकते हैं लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज भी रुपीज एक्स। तो फिर नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सेकंड प्राइज, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा x माइनस 20, ठीक है, पहले से 20 रुपए कम। इसी तरह से अमाउंट ऑफ थर्ड प्राइज, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब x माइनस 20 और माइनस, चलिए रुपये हटा दिए 20, तो इस तरह से ये आ जाएगा x माइनस 40। तो इस, अब हम सबको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं, सो द अमाउंट ऑफ such, the amount of prizes is in the form of an A। तो पहली क्या हो गई x रुपीज, दूसरा x माइनस 20, देन x माइनस 40 $। तो इस तरह से बेसिकली ये हमारा एपी बन गया, x माइनस 20, x माइनस 40, फिर नेक्स्ट जो होगा वो x माइनस 60 हो जाएगा, फिर x माइनस 80 हो जाएगा, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या हमारे पास गिवन है हियर, फर्स्ट टर्म यानी a इक्वल टू x, और d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा स्टूडेंट x माइनस 20 माइनस x, तो माइनस 20, इतनी तो अमाउंट कम होता जा रहा है। n गिवन है, 7 प्राइजेस है, और उसका अमाउंट भी हमें मालूम है S7 इक्वल टू 7। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दैट इज Sn मीन्स S7, तो ये हो जाएगा 7 बाई 2 और 2 a की वैल्यू आपने x ले लिया, और 7 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 20। तो S7 कितना है, S7 गिवन है, अमाउंट है 700, 7 बाई 2, और ये हो जाएगा 2x प्लस और माइनस माइनस, 7 में से बन गया 6, 120, तो हो
इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे 700 और 7/2 और यहाँ से स्टूडेंट 2 हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया x माइनस 60। इस 2 से ये 2 कैंसिल तो 700 अपॉन 7 इक्वल टू x माइनस 60। 7 से 100 टाइम कैंसिल हो गए 700 तो 100 इक्वल टू x माइनस 60 सो x बराबर 160। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 160। तो फर्स्ट प्राइस की कीमत आ गई हमारे पास, फर्स्ट प्राइस का अमाउंट आ गया x इक्वल टू 160। तो इस तरह से यहाँ कह सकते हैं अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइस। तो कितना हो गया, ये x था स्टूडेंट तो 160। फिर सेकंड प्राइस में कितना अमाउंट देंगे तो हम x माइनस 20 लिखें, ठीक है, या फिर 160 माइनस 20 तो 140। इसी तरह से थर्ड प्राइस अब आप सब निकाल लेंगे तो 140 माइनस 20 तो ये हो जाएगा 120 और फिर फोर्थ प्राइस हो जाएगी 120 माइनस 20 100। फिफ्थ प्राइस 100 माइनस 20 80 रुपीज। और इसी तरह से स्टूडेंट सिक्स प्राइस 80 माइनस 20 60 रुपीज एंड सेवन प्राइस 60 माइनस 20 ये हो जाएगा 40। अब अगर हम इन सबको चेक करें, अमाउंट को ऐड करें तो 160 और फिर 140 120 100 80 60 एंड 40 ये सेवन प्राइजेज आ गए। तो अमाउंट ये कितना आना चाहिए 700। 6 तो 4 10 2 12 20 और ये 30 कैरी 3 और 3 और 4 7। तो इस तरह से ये हम सेवन प्राइजेस का अमाउंट हमने फाइंड कर लिया। कितना है, पहला प्राइस 160 की, दूसरी 140 और आप देख रहे हैं हर एक में 20 रुपीज कम होते गए। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन किया। और फिर बाकी अब आप क्वेश्चन नंबर 17 इसको हम हिंट्स देते हैं, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। कितने हैं, क्वेश्चन ये है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। स्कूल के अंदर और स्कूल के चारों तरफ वो पेड़ लगाना चाहते हैं टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree. First class में जो बच्चा है वो एक पेड़ लगाएगा. A section of class second will plant 2 trees and so on till class 12. ठीक है, there are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कि जो स्कूल है वो क्लास 1 to 12 तक का स्कूल है एक बार, और हर क्लास में कितने सेक्शन है, हाउ मेनी सेक्शन इन ईच क्लास, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। अब अगर क्लास 1 का बच्चा एक पेड़ लगाता है तो इस तरह से 3 सेक्शन है, तो क्लास 1 के तीनों सेक्शन कितने प्लांट लगाएंगे 3। तो आप यहाँ कह सकते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 into 1 यानी कि 3 प्लांट्स लगाएंगे। इसी तरह से आप आगे कंटिन्यू करें कि नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास सेकंड स्टूडेंट। आप सेकंड स्टूडेंट
2 पेड़ लगाएगा हर सेक्शन, मतलब हर क्लास अपने हिसाब से। और कितने सेक्शन है? सेक्शन है 3। तो क्लास सेकंड के स्टूडेंट कितने प्लांट लगाए उन्होंने? तो सेम नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास सेकंड स्टूडेंट, ये 3 into 2 6। इसी तरह से क्लास थर्ड के बच्चे कितने प्लांट लगाएंगे? तो 3 into 3 9, राइट। और ये सब कंटिन्यूएशन में। और क्लास 12 के बच्चे तो 3 into 12 equal to 36, राइट। क्लास 10 के बच्चे 3 into 10, 9th के 9 into 3 into 9, 8th के बच्चे 3 into 8। तो ये आपके पास, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस फर्स्ट टू 12 आर इन AP। आप देखेंगे 12 से पहले हम क्लास 11th ले लें, तो 11th में क्या हो जाएगा? 3 into 11 30। और वो AP क्या बनी? 3 फिर 6 फिर 9 देन 12 डॉट डॉट डॉट, और फिर ये 33 एंड 36। और अगर हम ये ना भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो अब हमारे पास तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स निकालना है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा S12। कितना है? S12। तो S12 के लिए अब आपने लिया यूज फॉर्मूला 12/2 और 2a, यानी कि हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं Sn बराबर n/2 और a प्लस l, राइट। तो यहाँ पर 12 होगा तो 12/2, a कितना है? 3 है। और लास्ट टर्म कितना है हमारा? 36। तो 2 से 12 6 टाइम, और 6 into 39, तो 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 और 5 20। तो कितने प्लांट लगाए बच्चों ने टोटल स्कूल में? 234। तो नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स 234। और अगर हम क्या करते, अगर हम इसको खाली यहाँ छोड़ देते और इसको ना लिखते और बस खाली फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के कर लेते, तो फिर हमारे पास AP का फॉर्मेट ये आता है। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास स्टूडेंट नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। प्लांट्स हमने यहाँ ट्रीज लिया है, यहाँ प्लांट ही है, एक ही बात है। Plants planted by the students are in the form of an AP। और ये AP हमने यहाँ पर दिखा दिया डॉट डॉट डॉट। फिर आप फॉर्मूला यूज करते S12, और फिर ये होता है 12/2 और 2a प्लस 12 minus 1 into d। तो 2 से 12 6 टाइम, और 2 into a की वैल्यू आपने 3 पुट कर देते, और 12 minus 1 11, और d की वैल्यू कितनी आ रही है इस पर? 6 minus 3 3। तो ये होता है 6, 2 3 जा 6 प्लस 33,
तो 6 इंटू 39 और 234। आप इस तरह से भी अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं कि फर्स्ट 3 क्लास के स्टूडेंट्स के प्लांट्स कितने प्लांट किए उनको दिखा दीजिए आप, और इसके बाद फिर कह दीजिए कि ये प्लांट जो है इसमें है, और फिर टोटल क्लास कितनी है, 12 क्लास है, तो S12 आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल तो अब देखिए इसमें स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. Starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, फिर 1.5, 2 and so on. तो आप देखें यहाँ पर अगर हम सेमी सर्किल्स किस तरह से बन रहे हैं, मान लिया ये हमारे पास सेंटर है ए, और इस ए से 0.5 सेंटीमीटर की रेडियस से एक सेमी सर्किल ये बना इस तरह से। फिर इसके बाद सेंटर उन्होंने बी लिया, और इसके बाद उसकी रेडियस हो गई 0.5 से 1 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा सेमी सर्किल हो गया। फिर अगेन सेंटर ए लिया और रेडियस हो गई अब 1.5, तो ये सेमी सर्किल, राइट। और फिर इसके बाद अगेन बी सेंटर हो गया, और फिर बी से 2 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के ये सेमी सर्किल, और इस तरह से ये 13 सेमी सर्किल्स ड्रॉ किए गए। ओके, पहले सेंटर ए लिया और इस ए की रेडियस कितनी है, रेडियस है 0.5। इसके बाद बी सेंटर और रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर, अगेन ए, फिर रेडियस हो गई 1.5, तो 13 सेमी सर्किल्स आर ड्रॉन। तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्किल्स। तो इन 13 सेमी सर्किल्स की लेंथ क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो अगर हम स्टूडेंट ऐसा करें कि लेट द लेंथ ऑफ सक्सेसिव semicircles, length of successive semicircles be denoted by L1, L2, L3 dot with centers A, B, A, again B respectively. Also, let the radii of semicircles with centers A, B, A denoted by R1, R2, R3 dot respectively. तो इस तरह से therefore L1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, L1 हो जाएगा, आप देखिए L क्या है, L का मतलब है कि सेमी सर्किल की लेंथ को हमने L से डिनोट किया है, और जबकि सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये होता है 2 पाई r, राइट। तो यहाँ पर L का मतलब है
L1 means C1 by 2. C1 means circumference of the first semicircle. पूरे को C1 से, तो C2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई R1। क्यों? क्योंकि जब हम L1 निकालने हैं तो L1 के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई R1 अपॉन 2, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा पाई R1, राइट। तो L1 किसके इक्वल हो जाएगा, L1 इक्वल हो जाएगा पाई R1। अब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो पाई के टर्म में भी आंसर आप रख सकते हैं। तो चलिए 22/7 और R1 कितना है स्टूडेंट, 0.5। रेडियस कितनी है हमारे पास, R1 है, यहाँ पर R1 है 0.5, R2 है स्टूडेंट 1, फिर इसी तरह से R3 है 1.5 एंड सो। और आप चलिए R4 भी दिखा दीजिए, R4 है 2 एंड, तो हम यहाँ पर L1 मीन्स पाई R1 यानी कि लेंथ ऑफ सेमी सर्किल, फर्स्ट सेमी सर्किल। तो फर्स्ट सेमी सर्किल की लेंथ हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई R1। अब आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में रखें, 22 इंटू 5, 11/7 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपने L2 निकाल लिया स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा पाई R2, तो 22/7 इंटू 1, तो ये 22/7 आ गई सेकंड सर्किल की, सेमी सर्किल की लेंथ। फिर L3 पाई R3 आप यूज कर लेंगे 22/7 इंटू 1.5, तो ये 33.0 या 33/7 हो गई। चलिए एक और L4 पाई R4, तो 22/7 इंटू 2, और ये हो जाएगा 44/7। तो इस तरह से जो हमारे पास सेमी सर्किल्स की जो लेंथ है स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगी, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ सेमी सर्किल्स आर इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। अब देखिए एपी क्यों हो जाएगा, 11/7, 22/7 माइनस 11/7, 11/7 बचेगा, 33/7 माइनस 22/7, ये भी 11/7। तो फर्स्ट टर्म 11/7 and the common difference is also 11/7, form of an AP, that is 11/7, 22/7, 33/7, 44/7 and so on। तो ये AP में है। अब हमारे पास जब AP हमें मिल गई तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्किल्स। तो आप इस तरह से यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूला कि therefore total length of 13 सेमी सर्किल्स, आप किससे डिनोट करेंगे इसको, S13 से, राइट। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, 13/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू n को हमने 13 से भी रिप्लेस किया। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू 11/7 प्लस 13 माइनस 1 12 बचा, और d कितना आ रहा है स्टूडेंट, 22/7 माइनस 11/7 11/7, तो ये हो जाएगा 13/2 और 22/7 प्लस 132/7, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 154/7। तो 7 से 7 2 14, 7 2 14, और ये
143 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्किल कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? 143 सेंटीमीटर। अब सेमी सर्किल की आप अगर तादाद बढ़ा देंगे, 13 की जगह पर आप 15 सेमी सर्किल ले लेंगे, 18 ले लेंगे, तो उसी हिसाब से इनकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो अगर हम 15 लेंगे तो 15 इंटू 11, तो हमारे पास दूसरा आंसर होगा। अगर हमने सेमी सर्किल 23 ले लिए तो 23 इंटू 11, तो जो भी वैल्यू होगी 23 इंटू 11, अगर 23 सेमी सर्किल्स लिए हमने तो ये हो जाएगा 253 सेंटीमीटर। अगर हमने 15 सेमी सर्किल लिए होते तो ये 165 सेंटीमीटर लेंथ हो जाती। तो जितने भी सेमी सर्किट्स लेंगे इस तरह से हम उनकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। इस फॉर्मूले का यूज करके आप सारी लेंथ निकाल लेंगे। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास 200 लॉग्स हैं, राइट, और उन 200 लॉग्स को स्टूडेंट अरेंज किया जा रहा है। 200 लॉग्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। स्टेक्ड का मतलब है रखे गए। 20 logs in the bottom row, 19 in the next, 18 in the row next to it and so on। तो इन 200 logs को किस तरह से अरेंज किया गया है वो अपने आप में एक एपी की फॉर्म में है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अपनी बात को, स्टेटमेंट को थोड़ा सा कन्वर्ट करके कि नंबर ऑफ या logs are arranged in the form of an AP with first term 20 and the common difference 1। फिगर आप देख रहे हैं इसकी, तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? The logs are stacked in the form of an AP with first term with first term 20 and common difference 1। That is पहले नीचे बॉटम पे 20, फिर उसके बाद एक कम 19, देन 18, देन 17 एंड। तो इस तरह से ये आपके अरेंज किए गए हैं। और अब इसमें पूछना है कि कितनी रोज बनेंगी, यानी कि कितने उसमें वो हाउ मेनी रोज आर द 200 logs placed and how many logs are in the top row। कितनी रोज बनेंगी और टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक तो नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है, तो टू फाइंड नंबर ऑफ रोज एक बात, और सेकंड नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो, या हम कह सकते हैं लास्ट रो। ये दो हमें आंसर फाइंड करने हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर here we have first term given 20, d हमारे पास आ जाएगा 19 माइनस 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट? -1, कॉमन डिफरेंस -1। ठीक है, हमने पहले 1 लिख दिया था, 1 नहीं होगा, ये एक -1 हम ऐड करते चल रहे हैं या 1 सब्ट्रैक्ट करते चल रहे हैं। डी हो गया। एस एन 200 है, तो एक तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करना है और फिर ए एन भी फाइंड करना है। नंबर ऑफ रोज मींस एन,
और ये AN, ये दो। तो यहाँ हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला SN n/2 और 2A प्लस n-1 इंटू D। तो डेट इज SN मीन्स 200 आपने पुट किया, n की वैल्यू हमें निकालना है और A की वैल्यू 20 प्लस n-1 और D की वैल्यू -1। तो इस तरह से ये 2 इधर हो जाएगा तो 400 हो गया, n 40 प्लस, बल्कि माइनस ले लें, -1 से मल्टीपल किया -n और +1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 400 और 41 माइनस n, तो 41n माइनस n स्क्वायर। तो इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई स्टूडेंट, और ये हो जाएगी n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 इक्वल टू 0। अब 400 के आप फैक्टर कर लीजिए जिसका कि सम 41 हो, तो आपने 2 से डिवाइड किया और फिर इस तरह से और ये 25। तो इसके फैक्टर होंगे स्टूडेंट 25 इंटू 16, यानी n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n और प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ये n अगर हमने कॉमन लिया तो n माइनस 25 और इधर से 16 कॉमन, n माइनस, तो n माइनस 25 एंड n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 25 और 16। अब इनमें से विच वन इज करेक्ट, कितनी रोज होंगी ये हमें फाइंड करना है। अब देखेंगे हम यहाँ पर, मान लिया अगर इफ वी टेक n इक्वल टू 25, तो नंबर ऑफ लॉग्स इन द लास्ट रो, नंबर ऑफ लॉग्स इन द 25th रो मीन्स A20। भाई अगर हम 25 रो लेते हैं कि इस तरह से, पहले 20 फिर 19 फिर 18, इस तरह से लास्ट अगर 25 रोज बनती हैं तो लास्ट रो में कितने लॉग्स होंगे, A25। अब A25 का मतलब है A प्लस 25 माइनस 1 24D। वैल्यू पुट करिए A की 20 पुट करिए और प्लस 24 और D की वैल्यू, तो यहाँ पर 16 एंड 25, ठीक है 41, ये सही है। और A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो D की वैल्यू हमारी है स्टूडेंट -1, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 24 माइनस 4। तो यानी कि नंबर ऑफ लॉग्स इन द 25th रो कितने आ गए, -4, एंड विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible. So n is not equal to 25। तो n जो है वो 25 नहीं हो सकता है। क्यों? कि नंबर ऑफ लॉग जो है, जब या तो बिल्कुल नहीं बचेंगे, लास्ट रो में कुछ तो होंगे, ठीक है, तो माइनस तो हो ही नहीं सकते, नेगेटिव का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। तो इस तरह से n इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल। तो अब हमारे पास n कितना आ गया, तो n आ गया स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज यानी कि n इक्वल टू 16। और फिर इसके बाद नाउ नंबर ऑफ लॉग्स
द टॉप रो। तो टॉप रो कौन सी हो जाएगी, यानी कि टॉप रो का मतलब है 16th रो, यही तो टॉप है लास्ट की ऊपर जो होगी, तो A16। अब A16 मीन्स A प्लस 16 माइनस 1 इंटू टी, तो A प्लस 15D, A की वैल्यू 20 और D की वैल्यू -1, तो 20 माइनस 15, तो नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो कितने आ जाएंगे 5। तो इस तरह से हमारे पास ये हमने n की वैल्यू को 25 को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, तो n इक्वल टू 16 एंड द नंबर ऑफ लॉग्स इन द लास्ट या टॉप रो आर 5। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब इस तरह से हमारे पास पूरा कितना बन जाएगा लास्ट में 5। तो इस तरह से अरेंज किए गए, तो ये कितना हो जाएंगे 16 रोज और ये टोटल इसका सम हो जाएगा 200। और बहरहाल लास्ट क्वेश्चन है इसमें से कि कोई कंपटीशन है, उसमें एक पोटैटो रेस होती है और उस पोटैटो रेस में क्या होता है कि नंबर ऑफ, हमें टोटल, पहले क्वेश्चन अभी पढ़ते हैं इसको कंप्लीट, आप लोग पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है सवाल, इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे कि ये ट्रैक है और यहाँ पर एक बकेट रख दी गई, ठीक है, which is 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, और ये फर्स्ट पोटैटो है P1, इसी तरह से, और इससे कितनी दूरी पर है ये 5 मीटर की डिस्टेंस। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। अब जो सेकंड पोटैटोज है यानी P2, वो इस P1 से कितनी मीटर की डिस्टेंस पर है 3 मीटर। इसी तरह से जो थर्ड पोटैटो है वो भी 3 मीटर की डिस्टेंस पर है सेकंड से, एंड सो ऑन। अब कोई जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो मतलब जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, अब कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, यहाँ से वो स्टार्ट करता है दौड़ना और इस फर्स्ट पोटैटोज को पिक करता है और फिर लौट करके इसमें डाल देता है। इसी तरह से फिर दौड़ा, ये इसने सेकंड पोटैटोज को पिक किया और फिर ये वापस हुआ, इसने फिर सेकंड को इसमें डाल दिया। इसी तरह से फिर ये थर्ड पोटैटोज को पिक किया और इसमें डाल दिया, और इस तरह से मान लिया ये कुछ ट्रैक्स बने हुए हैं, 8-10 बच्चे जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब इसमें निकालना है कि इसमें क्या होगा, जो सबसे पहले पोटैटोज को उस बास्केट में डाल देगा तो he was or she was the winner, वही तो विनर था उसमें, ठीक है, या तो ये विनर होगा। विनर के मतलब है कि इसमें हमें टाइम देखना है कि बच्चे तो सभी जितने पोटैटोज रखेंगे 10, 15, 20 वो हर बच्चा डाल देगा, लेकिन उसमें देखना है कि कौन सबसे पहले उसमें डालता है उन पोटैटोज को। तो अब इसमें कह रहा है कि अगर, और एक चीज जो हमें जो फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑन द कंप्यूटर हैज टू रन, के तो कितनी डिस्टेंस जो है वो कंप्यूटर जो है बच्चा जो है वो कवर कर रहा है, ये हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द
competitor for first potato। पहले पोटैटो के लिए वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 × 5 यानी कि 10 मीटर। 5 मीटर गया, इसको पिक किया और फिर 5 मीटर फिर दोबारा वो लौटा वापस हुआ और फिर इसने उसको बास्केट में डाला। इसी तरह से डिस्टेंस हमने कर लिया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर फॉर सेकंड पोटैटो। अब क्या होगा कि 2 क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि 5 मीटर आ रहा है, 5 मीटर जा रहा है। अब कितनी डिस्टेंस हो जाएगी सेकंड के लिए, सेकंड के लिए हो जाएगी उसके पास स्टूडेंट 5 + 3। अब 8 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है यहाँ से, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 5 + 3 8 16 मीटर। यानी कि सेकंड के लिए 3 मीटर उसका डिस्टेंस पहले के मुकाबले बढ़ गई और इतनी ही वापस में हो गई। तो 3 और 3 कितना मीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया सेकंड को पिक करने में, उसको बास्केट में डालने के लिए 6 मीटर। इसी तरह से फॉर थर्ड पोटैटोज के लिए तो 2 × अब हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 5 + 3 + 3, या तो ऐसे लिखें या फिर हम लिखें कि पहले 8 और +3, या हम लिखेंगे यानी कि 5 + 2 × 3 a + 2d n-1 यानी 3 - 1 2d। तो ये 3 × 2 = 6 और 5 11 × 2 = 22 मीटर। आप देखिए 5 और 3 8 और 11 कितना, थर्ड पोटैटो की डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो गई 11 मीटर। तो 11 मीटर इधर और 11 मीटर फिर वापस, तो कितना हो गया डबल 22 मीटर। तो इस तरह से हमें क्या मिल गई, एक एपी मिल गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो द डिस्टेंस covered by the competitor to pick so the distance covered by the competitor चलिए शॉर्ट में is in the form of an that is 10 16 22 और डिस्टेंस को हमने ले लिया मीटर में। ये हमारे पास 10 16 देन 22 फिर देन इसके बाद 28 देन 34 एंड सो ये हमारे आ जाएंगे। अब क्या दिया है, हेयर वी है कितने पोटैटोज रखे हुए हैं, तो टोटल पोटैटोज है यहाँ पर देयर आर 10 पोटैटोज जो है, ये मान लिया हमारे पास ये P10। तो n = 10, a = 10 और d = 16 - 10 6। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर यानी कि S10 हमें फाइंड करनी है, S10 हमें फाइंड करना है। तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फार्मूला SN = n/2 और 2a + n-1 × t। So therefore total distance traveled by the traveled word यूज किया है, या total distance the competitor has to run, total distance the competitor
competitor has to, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट S10। फॉर्मूला हमने ऊपर आपको मेंशन किया है, तो ये 10/2 और 2 ए की वैल्यू 10 प्लस 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू 6 पुट करते और इसको सिंप्लीफाई, तो 20 प्लस 54, 10 माइनस 1 9, 9 6 54, 2 से 10 5 टाइम और 5 इंटू 74 और ये 370। तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 370। तो चेक कर लीजिए अपना आंसर, 10/2 राइट, 2 इंटू 10 और 10 माइनस 1, तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 54 और ये। अब इसमें नंबर ऑफ पोटैटोज अगर बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, और इसके अलावा अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस कर दें 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर देंगे तो फिर इस तरह से ये डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने देखा कि हमने एपी का यूज़ करके, खास करके सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी का यूज़ करके इस फॉर्मूले का टोटल डिस्टेंस फाइंड कर ली। तो ये क्वेश्चन थे स्टूडेंट, तो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज से अब करा दिए हैं। अब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप इसको डिस्कस करेंगे, और फिर कल नेक्स्ट क्लास में हमारे पास जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम आपको डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।